और दोस्तों, फास्ट सरकारी नौकरी के इस ऑनलाइन अपडेट सबसे तेज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। आज हो गया दोस्तों 2 जुलाई, आज इसके फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पीडीएफ ऑन हो गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा पीडीएफ है। अगर इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ दे दूँगा मैं। देखिए, जैसे सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि सोमीला बांध जो है किस नदी पर है, नवरोज़ किस धर्म का त्यौहार है, उसके बाद बैडमिंटन में कितने पॉइंट्स के बाद साइड बदलता है, विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक कौन है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। आप चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान क्या कहलाता है। पौधों की पत्तियों से वाष्प रूप में पानी का नुकसान क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ट्रांसपीरेशन। इसका सही जवाब है दोस्तों ट्रांसपीरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन। वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं दोस्तों। आप कुछ इस प्रकार से देख पाएंगे। इसके बारे में जानते हैं कि आखिर ये ट्रांसपीरेशन जो है किस चीज़ पर डिपेंड करता है। आखिर ये ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है किन फैक्टर के कारण। तो सबसे पहला फैक्टर है दोस्तों टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हमारे वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है उसके कारण होता है। अगला है विंड एंड एयर का मूवमेंट, जो कि हवा का जो बहाव होता है उसके कारण भी ट्रांसपीरेशन होता है, वाष्प उत्सर्जन होता है दोस्तों। उसके बाद है सॉइल मॉइस्चर एबिलिटी, मतलब सॉइल में जो मॉइस्चर होता है उसके कारण हो रहा है नमी, उसके कारण। उसके बाद टाइप ऑफ प्लांट, मतलब किस तरीके का पौधा है उस पर भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये थे हमारे ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड टोटल एक्सप्लेनेशन थे दोस्तों। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। सबसे पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं कि उपाधियों का उन्मूलन, उपाधियों का उन्मूलन। दूसरा है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। तीसरा है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। चौथा है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। दोस्तों, इसका सही जवाब आप पता होगा तो कमेंट कर दीजिए। इसका सही जवाब है अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे दिया हूँ मैं, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। दोस्तों, इसका यह सही जवाब था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में टेनिस कब शामिल किया गया था। ओलंपिक में टेनिस कब शामिल किया गया था। इसका सही जवाब है दोस्तों 1896। इसका सही जवाब है 1896। इनके फैक्ट के बारे में देखते हैं दोस्तों। टेनिस जो है 1896 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के कार्यक्रम का हिस्सा था दोस्तों। लेकिन शौकिया खिलाड़ी को परिभाषित करने के तरीके पर अंतर्राष्ट्रीय लोन टेनिस महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बीच विवाद के कारण 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद इसे हटा दिया गया था दोस्तों। 1924 के बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बाद इसे हटा दिया गया था। आगे बात करते हैं इनके फैक्ट के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि टेनिस में पूरे खेल को एक खिलाड़ी द्वारा शुरू किया जाता है दोस्तों। टेनिस में जो है पूरे खेल को एक खिलाड़ी द्वारा शुरू किया जाता है। हर 2 अंक के बाद टेबल टेनिस में सर्विस परिवर्तन होता है दोस्तों। हर 2 अंक के बाद टेबल टेनिस में सर्विस परिवर्तन होता है। उसके बाद जानते हैं हर बिंदु के बाद जब भी स्कोर 10-10 तक पहुंचता है तो उसे बदल दिया जाता है दोस्तों। हर बिंदु के बाद जब भी स्कोर 10/10 हो जाता है तो उसे बदल दिया जाता है। अगला पॉइंट है एक परिष्कृत रैकेट और लकड़ी के ब्लेड के साथ दोनों तरफ रबर के साथ लेपित और खोखले प्लास्टिक की गेंद के साथ टेबल टेनिस का खेल खेला जाता है दोस्तों। इसका देखते हैं कि टेबल टेनिस जो है, टेबल टेनिस ने 1988 में ओलंपिक की शुरुआत की दोस्तों। 1988 में टेबल टेनिस, यह टेबल टेनिस या ऊपर था टेनिस। सियोल में खेल पुरुष और महिलाओं के डबल के साथ आयोजित किया गया। यानी सियोल में जो खेला गया था टेबल टेनिस, तो उसमें महिला और पुरुष दोनों के साथ स्टार्ट किया गया था दोस्तों।
अगला है 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना हुई। 1926 में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, गुलाब चंद कटारिया जो है कौन से राज्य का राज्यपाल है? गुलाब चंद कटारिया जो है कौन से राज्य के राज्यपाल है? इसका सही जवाब है दोस्तों असम। इसका सही जवाब है दोस्तों असम। वो जो है 31वें नंबर के जो है राज्यपाल है, वो जो है 31वें नंबर के असम के राज्यपाल है दोस्तों। जैसा कि इनके बारे में जानते हैं, 13 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, 1944 में इनका जन्म हुआ था और 22 फरवरी 2023 को असम के 31वें राज्यपाल बने थे। कब बने थे? 22 फरवरी 2023 को ये असम के राज्यपाल बने थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था? मतलब पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? दोस्तों इसका सही जवाब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका सही जवाब है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका सही जवाब। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। बात करते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो है, लक्ष्य वृद्धि दर रखा गया था कितना? तो 4.5 की वृद्धि दर के साथ घरेलू उद्योगों उत्पाद पर जोर देना था दोस्तों इस पर। आगे बात करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है दोस्तों। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था दोस्तों, जिसके तहत कृषि उत्पाद में वृद्धि का लक्ष्य था दोस्तों। जिसके तहत पहले जो पंचवर्षीय योजना थी उस पर कृषि पर बल लिया गया था। यह जो योजना थी वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना क्या थी। आगे बात करते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है रोजगार पर जोर दिया दोस्तों। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है रोजगार पर जोर दिया। मुद्रास्फीति की जांच की, मुद्रास्फीति की जांच की यानी इन्फ्लेशन की जांच की। गरीबी उन्मूलन की, गरीबी उन्मूलन का मतलब है जड़ से उखाड़ कर फेंक देना, इराडिकेट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना जो है भारत में कृषि उत्पाद बढ़ाने और हरित क्रांति लाने का लक्ष्य रखा था दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पाद को बढ़ावा देना और हरित क्रांति का लक्ष्य रखा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब है दोस्तों एंटोनियो गुटारेस। इसका सही जवाब है दोस्तों एंटोनियो गुटारेस। दोस्तों पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटारेस। कहाँ के हैं दोस्तों? पुर्तगाल के, जिन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पदभार को संभाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमिंटन में कितने पॉइंट के बाद साइड बदल जाता है? बैडमिंटन में कितने पॉइंट के बाद साइड बदल जाता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 11 पॉइंट इसका सही जवाब है। इसका सही जवाब है 11 पॉइंट। अब देखा है दोस्तों 21 पॉइंट पर खेला जाता है। हर खेल कितने पर खेला जाता है? तो 21 पॉइंट पर खेला जाता है, जिसमें 11 अंक होते ही उसका साइड बदल जाता है। 11 अंक होते ही उसका साइड बदल जाता है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैडमिंटन में साइड परिवर्तन, अगर मैच तीसरे गेम तक पहुंचता है तो उन्हें दूसरे गेम के बाद भी अपना साइड बदलना होता है। अगर मैच जो है तीसरा गेम तक फाइनल नहीं हुआ, वहाँ तक अगर पहुँचा तो दूसरा गेम में भी साइड बदलना होता है। तीसरे गेम में जब भी कोई एक खिलाड़ी या टीम 11 अंक तक पहुँच जाता है तो छोर बदल जाता है। 11 अंक तक अगर पहुंच गया तीसरे गेम में तो उसका छोर बदल जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमशिला बांध स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सोमशिला बांध स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज के एग्ज़ाम में। इसका सही जवाब था दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है दोस्तों, ये चारों ऑप्शन देखिए, इसमें सही जवाब है आंध्र प्रदेश। चलिए इनके बारे में जानते हैं। यह जो बांध है दोस्तों ये पेन्ना नदी पर है। यह जो बांध निर्मित है यह पेन्ना नदी पर निर्मित है। बांध द्वारा अवरुद्ध जलाशय का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 202.28 किलोमीटर है दोस्तों। 202.28 वर्ग किलोमीटर है। आगे है चेरुथोनी केरल का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। कौन है? चेरुथोनी। चेरुथोनी जो है केरल का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि नागा अर्जुन सागर बांध। नागा अर्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर तेलंगाना राज्य के
नलगोंडा ज़िले, तेलंगाना राज्य के नलगोंडा ज़िले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के बीच स्थित है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के गुंटूर ज़िले के बीच स्थित है। आगे बात करते हैं कि मुलसी बांध जो है महाराष्ट्र के पुणे ज़िले के मुलसी तालुका प्रशासनिक प्रभाग में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, देखिए इनमें से विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इनमें से विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब है श्रीरंग तृतीय। चलिए इनके बारे में जानते हैं। यह जो है श्रीरंग तृतीय जो है विजयनगर साम्राज्य के 1622 से 1672 तक अंतिम शासक थे दोस्तों। 1622 से 1672 तक अंतिम शासक थे दोस्तों। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 1622 से 1672 यानी लगभग 30 साल तक ये वहाँ पर शासन किए और यह जो है विजयनगर साम्राज्य के अंतिम शासक थे दोस्तों। अगला पॉइंट है, हरिहर जो है विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का संस्थापक था दोस्तों। संगम वंश का संस्थापक बोलेगा तो हरिहर था दोस्तों और यह जो है विजयनगर साम्राज्य में था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 336 में यानी 336 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 336 ईस्वी में हुई थी। इसका स्थापना जो है सन 336 ईस्वी से 1672 ईस्वी तक राजवंश के हरिहर और बुक्का ने किया था दोस्तों। हरिहर ने बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था दोस्तों। देखिए 4 राजवंश हो, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 4 राजवंशों संगमा, सलूब, तुलुब और अरविदु ने विजयनगर साम्राज्य से शासन किया दोस्तों। यह जो है संगमा हो गया, ये राजवंश है, संगमा है, सलूब है, तुलुब है, अरविदु जो है विजयनगर से शासन किया था दोस्तों। आगे बात करते हैं, सलूब वंश की स्थापना जो है सलूब नरसिम्हा ने की थी दोस्तों। सलूब वंश की स्थापना जो है सलूब नरसिम्हा ने की थी। देखिए अगला पॉइंट है, तुलुब वंश की स्थापना जो है तुलुब नरसा नायक ने की थी दोस्तों। तुलुब वंश की स्थापना जो है तुलुब नरसा नायक ने की थी दोस्तों। आगे है तुलुब वंश से ही थे कौन? कृष्णदेव राय जो थे तुलुब वंश से ही थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है? पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब है राजस्थान। इसका सही जवाब है दोस्तों राजस्थान। चलिए कुछ जानते हैं राजस्थान के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के बारे में राजधानी इसका हुआ जयपुर। राजधानी इसका कहाँ हुआ? जयपुर। राज्यपाल जो है कलराज मिश्र है। मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा है। लिंगा अनुपात अगर बात किया जाए राजस्थान की तो 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं। राज्यसभा सीटों की संख्या जो है 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 10 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 25 है। और नृत्य की बात किया है तो घूमर यहाँ का नृत्य है दोस्तों। यहाँ का नृत्य कौन सा है? तो घूमर यहाँ का नृत्य है। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। 2011 के जनगणना के अनुसार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो है केरल में कुल साक्षरता दर जो है महिला साक्षरता दर से अधिक है दोस्तों। कुल साक्षरता दर जो है महिला साक्षरता दर से अधिक है दोस्तों। बात करते हैं कि जबकि लक्षद्वीप में बात किया जाए तो पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। लक्षद्वीप में जो है पुरुष साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। बिहार में कुल साक्षरता दर जो है और पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। अगर बात करें कुल साक्षरता दर बात किया जाए बिहार में और पुरुष साक्षरता दर तो वो सबसे कम कहाँ पर है? तो बिहार में है। आगे बात करते हैं कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। राजस्थान में जो है महिला साक्षरता दर जो है सबसे कम है। राजस्थान को देश में पुरुष महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर होने का भी गौरव प्राप्त है दोस्तों। जो राष्ट्रीय औसत कितना है? 16.7% के मुकाबले 28% है दोस्तों। मात्र 28% ही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोला गया था कि वंदे मातरम किनके द्वारा
लिखा गया है दोस्तों? वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा है दोस्तों? आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। बहुत जगह पर जो है चट्टोपाध्याय कहीं करा देता है, लेकिन ये चट्टोपाध्याय जो है नहीं होगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि भारत का जो है राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का जो है राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है दोस्तों, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। आगे बात करते हैं। वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया दोस्तों, यह जो है आनंद मठ से लिया गया है। आगे बात करते हैं कि आनंद मठ जो है सन्यासी विद्रोह को भी दर्शाता है। सन्यासी विद्रोह जो है उसको दर्शाने वाला कौन सा मठ है? तो आनंद मठ सन्यासी विद्रोह को दर्शाता है। बात करते हैं कि 1882 में जो है बंगाली भाषा में 1882 में बंगाली भाषा में लिखा गया था दोस्तों। 1882 में बंगाली भाषा में लिखा गया था। आगे है वंदे मातरम जो है शीर्षक का अर्थ होता है कि मैं माँ की स्तुति करता हूँ। वंदे मातरम का अर्थ होता है मैं माँ की स्तुति करता हूँ। चलिए आगे बात करते हैं कि इसे जो है पहली बार 1896 में इसे जो है पहली बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में गाया गया था दोस्तों। रहमतुल्लाह सियानी की अध्यक्षता में गाया गया था दोस्तों। मूल वंदे मातरम में 6 पद है। मूल वंदे मातरम में जो है 6 पद है। आगे बात करते हैं कि श्री अरविंद घोष एक प्रसिद्ध दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतक है दोस्तों, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे बात करते हैं कि मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा दोस्तों। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा। और जन गण मन जो है राष्ट्रीय गान है हमारा, उनको लिखने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत ने कितनी बार साफ चैंपियन जीता है दोस्तों? साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन। साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको भारत कितनी बार जीता है दोस्तों? इसका सही जवाब है 9 बार। इसका सही जवाब है। अगर जिसने भी 9 लगाया है तो इसका सही जवाब है। यह 14वां संस्करण था दोस्तों। यह जो है 14वां संस्करण था। चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि सैफ जो चैम्पियनशिप है, सबसे सफल टीम के साथ भारत का नाम दर्ज है दोस्तों, जिसने अब तक के रिकॉर्ड में 9 बार खिताब जीत लिया है और 4 बार उप विजेता भी रहा है दोस्तों। 4 बार जो है सेकेंड विनर भी रहा है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, नवरोज़ उत्सव जो है किससे जुड़ा हुआ है, यानी नवरोज़ उत्सव जो है किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? तो यह जो है पारसी धर्म का जो है नव वर्ष है, यानी न्यू ईयर है। पारसी धर्म का क्या है ये? नवरोज़। आपको जैसा कि पता चल रहा होगा कि नौ मतलब नया होता है, तो यानी ये पारसी धर्म से जो है जुड़ा हुआ है दोस्तों। यह जो है दोस्तों पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। पारसी नव वर्ष जो है जिसे नवरोज़ के रूप में भी जाना जाता है। पारसी नव वर्ष को नवरोज़ के रूप में भी जाना जाता है। ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, यह परंपरा जो है लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी दोस्तों। यह परंपरा जो है कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी? 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी और दुनिया भर के पारसी समुदाय द्वारा देखी जाती है। यह जो है दुनिया भर के पारसी समुदाय द्वारा देखी जाती है दोस्तों। अगला फैक्ट है, दीन को फारसी राजा जमशेद के बाद जमशेद ए नुरोज़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसे जो है जमशेद ए नुरोज़ के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने पारसी कैलेंडर पेश किया था। जिन्होंने पारसी कैलेंडर पेश किया था दोस्तों। आगे बात करते हैं कि बलबन जो है पहले व्यक्ति थे। बलबन जो है पहले व्यक्ति है जिन्होंने नवरोज़ के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी दोस्तों। बलबन जो है पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नवरोज़ के प्रसिद्ध फारसी महोत्सव की शुरुआत की थी। यह जो पहले व्यक्ति थे दोस्तों। अगला कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हैं कि गुड़ी पड़वा और उगादी, यह जो है ये त्यौहार जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन क्षेत्र में लोगों द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। यह पर्व जो है गुड़ी पड़वा और उगादी, यह पर्व जो है
कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सहित दक्कन के क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाया जाता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। चेटी चंद। चेटी चंद देखिए कौन सा त्यौहार है, सिंधु नववर्ष है दोस्तों। यह जो है सिंधी नववर्ष को चेटी चंद के रूप में मनाते हैं दोस्तों। चेटी चंद जो है सिंधी नववर्ष है, इसे चेटी चंद के रूप में जाना जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि नवरेह। नवरेह कौन सा त्यौहार, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यह जो है नववर्ष है, यह जो है नववर्ष है जो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है दोस्तों। यह जो है कश्मीर में मनाया जाता है। अगला देख पा रहे हो कि साजीबी चेराओबा जो है, यह जो है मीटिस का एक अनुष्ठान त्यौहार है दोस्तों। यह जो है मीटिस का एक अनुष्ठान त्यौहार है जो मणिपुर चंद्रमा सजीबू के पहले दिन मनाया जाता है दोस्तों, जो हर साल मार्च अप्रैल में पड़ता है, जो हर साल मार्च अप्रैल में पड़ता है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो है, यह जो है विक्रम संवत के नववर्ष के रूप में शुरुआत को चिन्हित करता है दोस्तों। जब विक्रम संवत शुरू हुआ था उस समय को यह पर्व जो है चिन्हित करता है, जिसका नाम है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसे वैदिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इस पर्व को जो है वैदिक कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, आपका एक लाइक और शेयर जो है हमारे आगे जो आने वाले जितने भी वीडियो उसके लिए हमको मोटिवेट करता है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।